चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा। यहाँ से हमारा एक्चुअली पार्ट 2 तो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर रखा है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे ओरल एविडेंस को लेकर। प्रूफ बाय ओरल एविडेंस की बात की जा रही है। ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द contents of the document and electronic records may be proved by oral evidence। अब oral evidence को लेकर अगर मैं आपको बताऊं तो hearsay evidence जो होता है वो is not admissible। जैसे कि आपको पता है कि सुनी सुनाई बातों को is not acceptable by law। तो ये 91 92 का गोल्डन रूल ऑफ एविडेंस भी इसे बोला जाता है। और आपको मैं ये बता दूं कि मैंने कुछ ऐसी चीज देखी, आई हैड सीन समथिंग, ठीक है, हर्ड समथिंग, है ना, प्रिसीव्ड समथिंग, तो दिस इज एन ओरल एविडेंस। जहां पर आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आपने अपने सेंसेस से उसको फील करा और उसके बाद में आपने अपने जैसे कि एक ओपिनियन बनाई, तो इसे अपन रियल एविडेंस भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रियल एविडेंस। रियल एविडेंस भी कहा जाता है इसको। ये गोल्डन रूल भी है ना। सेक्शन 60 इज ऑल्सो अ गोल्डन रूल ऑफ एविडेंस। देखो कहीं ना कहीं ओरल एविडेंस का मतलब क्या होता है, ओरली आप कोर्ट के सामने जो भी एविडेंस देते हैं तो उसका जो रेलेवेंसी क्या है, मतलब आप जो ओरली कोर्ट को बता रहे हैं तो कोर्ट हैज टू बिलीव और कोर्ट इज नॉट सपोज टू बिलीव, तो दैट इज अंडर दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 60 इज ओरल एविडेंस। आपने जो देखा, आपने जो सुना, आपने जो महसूस करा, ये सारी की सारी चीजें जो आती है वो ओरल एविडेंस में आती है। दूसरी मैं वर्ड ऑफ कहूंगी माउथ ओरल, है ना, जी वर्ड ऑफ माउथ भी कहेंगे ना मैम। वर्ड ऑफ माउथ भी कहते हैं, यस यस यस। ये ओरल एविडेंस जो है ना, ये तो पहले तो डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट। और जिस पर्सन ने उस फैक्ट को होते हुए देखा है, ठीक है, एनी पर्सन हु हैज सीन द फैक्ट, होते हुए कोई चीज देखी है, जिस पर्सन ने उस फैक्ट को अपने कानों से सुना है, ठीक है, कानों से सुना है, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर्स, ओके, नॉट हियर, हियर से सुना है, कानों से सुना है, या फिर अपने किसी सेंसेस से फील किया है, ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है जो एविडेंस देता है उसको अपन क्या बोलेंगे, ओरल एविडेंस कहेंगे। जो कि अपन ने ये पॉइंट्स देख दी, ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है, सी के सामने, ठीक है, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा। ए ने बी का मर्डर किया सी के सामने, बट मर्डर किया और सी ने जो वहां पर मर्डर होते हुए देखा, और सी एज अ आई विटनेस कोर्ट में जाके अगर वो टेस्टिमनी देता है, बयान देता है, आई मीन बयान देता है, इसे कहा जाता है डायरेक्ट एविडेंस। ये तो अपने को मालूम ही है। लेकिन सी अगर अपने बेटे को बताता है और उसके बाद अगर उसका बेटा जाके एविडेंस देता है तो उसको क्या बोला जाएगा, इट्स कॉल्ड एज हियरसे एविडेंस, है ना। मैंने क्या बोला, सुनी सुनाई बातों पर कोर्ट तो विश्वास करता ही नहीं है। लेकिन जो कोर्ट में एविडेंस दे रहा है सी का बेटा, तो वो जो भी वो बताएगा उसको एविडेंस माना जाएगा क्या, सुनकर कहने वाला जो भी एविडेंस होता है उसको कौन सा एविडेंस बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एविडेंस, ठीक है। सुनकर कहने वाला एनी एविडेंस इज इनडायरेक्ट एविडेंस। हमने डायरेक्ट देख लिया, हमने रियल देख लिया, हमने सेंसेस देख लिया, हमने कानों की बात सुनी, हमने ये देख लिया कि अगर कोई दूसरा बंदा जाके दूसरी बात करेगा तो उसको हियरसे कहते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स जो आते हैं ये ओरल एविडेंस में आते हैं।
जो हमें सेक्शन नंबर 60 बताता है, और 59 अपना स्टार्ट है जो अपनों को ये सारी बातें बताता है। तो मैंने यहाँ पे आपको 59 और 60 एक ही साथ बता दिया, जैसे आपको समझ में आए कि जो ओरल एविडेंस है वो 59 में क्या बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करता है, 60 में क्या बात करता है, जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने महसूस किया, ये अपने को 60 बताता है। 60 में दो प्रोविजोस आते हैं, प्रोवाइडेड द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो एनी कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल, जो कि मैंने आपको हियर से एविडेंस की बात जो मैंने आपको एग्जाम्पल में लेके बता दी, वही अपना ओरल एविडेंस है, ठीक है। जो ऐसा कंडीशन, ऐसा मटेरियल, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के लगता है कि उसको इंस्पेक्शन करना जरूरी है, तो दैट इज एन ओरल एविडेंस, जो कि एक डीएन दुबे का केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि अगर जो भी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है या न्यूज़पेपर में जो भी चीजें आती है, तो वो क्या है, वो ओरल एविडेंस ही है ना, दैट्स ओरल एविडेंस। क्योंकि वो आप तो नहीं बोल रहे हो ना, आप खुद तो नहीं बोल रहे हो ना, आप किसी ने सुना, किसी ने छापा और किसी के थ्रू हमने पढ़ा, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरल एविडेंस, जो कि डायरेक्टली देखा जाए ना तो वो इनडायरेक्ट ही एविडेंस होता है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप आया मैसेज, हाँ व्हाट्सएप आया क्या मैसेज, क्या मैसेज, व्हाट्सएप पे आया हुआ मैसेज मैम, क्या होगा, ओरल ओरल होगा? अभी व्हाट्सएप का मैसेज ओरल कैसे हो गया, वो तो डॉक्यूमेंट्री हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ना, वो तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ना, वो तो मैम ई चलिए पेपर, आ जाते हैं 61 पे। हाँ क्या क्या ई क्या ई पेपर, क्या ई पेपर क्या होता है? मैम पीडीएफ फॉर्म में पेपर होता है। हाँ तो वो पीडीएफ फॉर्म में जो पेपर होता है तो वो इन राइटिंग है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना। देखो जो टर्म है ना ओरल एविडेंस का, जो अब हमको इसने बोला ना समीरा ने कि इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ, जब हम 119 में आएंगे, जो 119 ए की अगर मैं बात कहूं, जो बंदा है वो बोलने के केपेबल नहीं है, लेकिन उसको कॉम्पिटेंट तो कहा जाता है ना एविडेंस में देने के लिए। तो आप जो हमको ये बात कह रहे हो ना कि जो रिटन वर्ड्स होते हैं, जो जेस्टर होता है, जो सिंबल होते हैं, जो कंडक्ट होता है, ऐसा कोई व्यक्ति बोलने में सक्षम नहीं है, समझो वो गूंगा है, तो उसको क्या ओरल एविडेंस में नहीं लिया जाएगा क्या? यस मैम। विकी सर, जैसे कि व्हाट्सएप में आपका फ्रेंड कोई क्रिमिनल इशारा कॉन्स्पिरेसी कर रहा इशारा है होता और है, लिखकर होता है, चित्र तब वो बनाने वाले होते हैं, ये सब ओरल एविडेंस में आते हैं। यस मैम। अगर व्हाट्सएप के मैसेज में आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देख ली, तब आप जाके कोर्ट में ओरली बताएंगे तो वो ओरल एविडेंस होगा। चलो और थोड़ा सा और बता देती हूँ कि कोई डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट में आया गया इंस्पेक्शन करने के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, कोई किताब होगा, कोई डीड होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। डॉक्यूमेंट को अपन वाइडर कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो जिसका अपन प्रिंट ले सकते हैं, लिथोग्राफ में होता है, मतलब कि जो लिखाई हुई होती है, बेसिकली समरी समझो तो कुछ ऐसा रिटन में आ जाता है कि रिटन तरीके से हमें वो समझ में आता है। छपाई, जो छपाई बोलते हैं, प्रिंट प्रिंट जिसको अपन बोलते हैं, या थ्रू फोटोग्राफ होता है, या कोई थ्रू डॉक्यूमेंट होता है, आप कार्टून समझो, ठीक है। कार्टून में देखो फिगर्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, पिक्चर होते हैं, तो ये सारी सभी की सभी जो बातें मैंने आपको बताई, तो ये डॉक्यूमेंट का जो पार्ट है दैट आल्सो कम्स विद इन द ओरल एविडेंस। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, जहां पे डॉक्यूमेंट होता है। ओरल एविडेंस जब आप मुंह से बोलते हो ऐसी बात, जो किधर न किधर आप डॉक्यूमेंट को देख के अगर कुछ ओरली बताते हो, तो दैट इज ऑल्सो ओरल एविडेंस। नो, दो इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट देख के मैंने पूछा बताओ इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, मैम ये तो एग्रीमेंट है, मैम ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, मैम ये तो ये है, तो आप ओरली तो बता रहे हो ना कोर्ट के अंदर, है ना। तो ओरल एविडेंस जो है ना उसको अपन टच नहीं कर सकते। ओरल एविडेंस को टच करने जाओगे ना तो बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो बहुत कंफ्यूज
स्टेट ऑफ माइंड में लेके आती है। तो बस मैम आपको ये यही समझना है। एविडेंस है ना, हाँ, स्ट्रॉन्ग है ना? इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। यस यस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी चीजें मैंने आपको इसमें बताई कि क्या क्या होता है। इनफैक्ट डायरेक्ट बताया है ना, फिर मैंने वर्ड ऑफ माउथ कहा, इसको एग्जाम्पल दिया ए और बी को लेकर मैंने, जिसमें वो पर्टिकुलर इंसिडेंट भी बताया, जिसमें मैंने कहा कि सुनकर कहने वाला जो होता है उसको इनडायरेक्ट एविडेंस भी कहा जाता है। फिर मैंने आपको 119A से कनेक्शन करके भी बताया इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर जो गूंगा होता है वो अपने जेस्चर से बता सकता है, वो लिख के बता सकता है, वो सिंबल एक्सप्रेशन। तो वो ऐसा कोई व्यक्ति बोलने के सक्षम में नहीं है, गूंगा है, तो वो ओरल एविडेंस नहीं दे सकता, कि बिल्कुल दे सकता है ना। तो अगर अपन जैसे इसमें डॉक्यूमेंट की बात कही, तो मैंने आपको बताया कि उसमें अगर समझो कोर्ट ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसको इंस्पेक्शन करना है, तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, डीड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा डॉक्यूमेंट। अभी देखा जाए तो बहुत कुछ होता है उसमें, लिथोग्राफ होता है, प्रिंट होता है, समरी होती है, बहुत कुछ चीजें आती है, शेप होता है, साइज होता है, फोटोग्राफ होता है। हाँ, 32 सेक्शन एक्सेप्शन में है। 32 इज अ एक्सेप्शन ऑफ दिस। यस, तो ओरल, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ओरल एविडेंस को अपन टच नहीं कर सकते। जितना आप टच करने जाओगे ना ओरल एविडेंस को, उतना आपके किधर ना किधर आपको बेसिक यही समझने का है जो मैंने आपको बताया। वाइडर सेंस में देखने जाओगे ना, तो कम टू द कोर्ट विथ मी, आई विल टेल यू कि हाउ ओरल एविडेंस इज गिवन, तो मोर यू गोइंग टू एक्सपांड योरसेल्फ ओवर देयर। ठीक है, चलिए। नाउ कमिंग टू 61। अब 61 पे जैसे ही मैं आ रही हूं, तो ये प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट की बात बता रहा है। तो मैं सिंपल और बेसिक एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर अपन मैं आपको और भी ये बता दूंगी। एक होता है प्राइमरी, इट्स ओरिजिनल। ठीक है, इसकी कोई कॉपी होती है, लेकिन ये ओरिजिनल जो होता है, इट्स ओरिजिनल। उस्मा एक ही पीस है दिल्ली में, ओरिजिनल है। उस्मा का बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। ठीक है, उस्मा की मॉम का नाम ओरिजिनल है, अब्बा का नाम ओरिजिनल है। ठीक है, नाउ सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस में बहुत सी चीजें समझनी है हमको, बहुत मतलब बहुत। और हम लोग कोर्ट में इंस्टेंटली सेकेंडरी एविडेंस को लेते हैं। बहुत बार मैं कहूंगी, मेरा केस सेकेंडरी एविडेंस के कारण ही बचा है। बहुत केसेस में मैंने टंटे किए हुए, बहुत केसेस में मैंने मस्ती की हुई है, खेल के देखा, सामने वाले को कैसे खेलने लगाते हैं वो भी करके देखा। तो सेकेंडरी एविडेंस इज अ डुप्लीकेट कॉपी, यू कैन से, Yes, you ma'am. can also say it's a Xerox copy. Okay, डुप्लीकेट Attested. Xerox सेकेंडरी एविडेंस के साथ में 65B का अगर सर्टिफिकेट नहीं है, तो सेकेंडरी एविडेंस का स्टैंड भी नहीं है। इट हैज टू बी गेट लॉस्ट, निकलो इधर से बाहर। तुम हो कौन? अगर तुम सेकेंडरी एविडेंस नहीं देते हो कोर्ट को, तो कोर्ट आपकी लोकस स्टैंडी बोलेगा कि हु आर यू, हाउ यू आर कम विद दिस, तेरे को ये डॉक्यूमेंट को कहां से आया। कोर्ट आपको बहुत गलत नजरों से देखेगा, गलत निगाहों से देखेगा, आपकी कैपेबिलिटी में डाउट आ जाएगा। अगर अपन सेकेंडरी एविडेंस फाइल करते हैं विदाउट 65B का सर्टिफिकेट, उस एविडेंस का कोई भी मतलब नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। और रट्टम रट्टी करने का नहीं विक्की, एविडेंस को समझने का है ना, तो रट्टा मारने के लिए दिल दिमाग में भी लाना मत। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी कोर्ट में जाओगे, प्राइमरी नहीं पता, सेकेंडरी नहीं पता ना, दरवाजे से बाहर चले जाना। ठीक है, जब कोई एक विटनेस बॉक्स होता है, यू हैव सीन द विटनेस बॉक्स इन द कोर्ट, है ना, जब जहां पे कोर्ट एक सामने वाले डायस पे बैठता है, डायस पे बैठने के बाद वो क्या देखता है। ठीक है, जैसे अगर समझो चीफ स्टार्ट हो गया है, एक डॉक्यूमेंट, मतलब अपन बोलते हैं ना कि एविडेंस एफिडेविट दिया हमने कोर्ट में, यहां से हमारा जो कोर्ट केस है ना, हमारी बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब ट्रायल स्टार्ट,
एक बटन होता है, एक बटन, दिमाग से बटन खेलने का, ठीक है विक्की। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है ना इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी के, अब अगर हम लोग स्कूल में, आप बोलेंगे मैम हम तो स्कूल प्राइमरी नहीं गए क्या? ऑफ कोर्स, जब तक आप प्राइमरी नहीं जाओगे तो आपको सेकेंडरी के बारे में मालूम ही नहीं होगा। हाई स्कूल तक जाने के लिए हमारा प्राइमरी क्लियर होना चाहिए। अगर एविडेंस में अपना बेस कच्चा है, छोटू सा अपना केस है, दिमाग अपना छोटा है, मानती हूं मैं, हम लोग होशियार नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली ये चीजें नहीं समझी ना तो एविडेंस कभी भी नहीं समझेगा। ध्यान से सुनो, मैं इसके लिए प्रैक्टिकली बता रही हूँ। प्राइमरी स्कूल में गए हो, ओरिजिनल आप समझ के आए हो कि ABCD होती क्या है। अब यहाँ पे अगर हमने ABCD सीख ली तो यहाँ पर हमको XYZ तक लेके आने के लिए कोई भी, किसी का बाप नहीं रोक सकता अपने को इधर। Nobody can stop you। इसके लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, अब जैसे कि हर डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। नो व्हाट डू मीन बाय द कंटेंट्स, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा विस्तार में इसलिए लेके जा रही हूँ कि आगे आपके लिए बहुत आसान और बहुत ही सरल हो जाएगा। व्हाट डू मीन बाय द कंटेंट्स? कंटेंट्स का मैटर ऑफ, मतलब ये होता है कि, हाँ उसमें समीरा, क्या लिखा है? मैम मैटर होगा ना, मैटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एवरी लाइन मैं आप लोगों को एक मूल मंत्र देती हूँ। मैं आप लोगों के साथ रहूं नहीं रहूं, कभी भी एक लाइन को पूरा पढ़ना चाहिए। एवरी डॉक्यूमेंट इज टू बी रेड इन टोटो। वाई टोटो? वाई इन फुल? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान पॉइजनस होता है, आधा नॉलेज जानलेवा भी होता है। तो ऐसा ज्ञान किस काम का यार जहां पे अपने को ये सारी चीजें ही नहीं मालूम है ना। तो ये चैप्टर नंबर 5 हमारी कोर्ट की बिगनिंग होती है, छोटी छोटी चीजें हैं। मुझे पता है कि आप लोग मे बी ऐसे लगता रहे कि आता है, हमको मालूम है ये अपने को, मे बी आप लोगों को मुझसे अच्छा मालूम हुए। पर 61 मैं आपको बता दूं कि प्रूफ और कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट जो अपने को इधर बता रहा है कि जो भी कंटेंट्स है वो प्राइमरी एविडेंस के थ्रू या सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू ही प्रूफ किए जा सकते हैं। तो कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट के ऊपर बहुत सारे केस लॉस है। और मैं 61 में आपको बता दूं कि एक व्यक्ति तो झूठ बोल सकता है ना, लेकिन क्या डॉक्यूमेंट झूठ बोल सकता है क्या? मैप झूठ बोलेगी क्या? ऑब्जेक्ट झूठ बोलेगा क्या? पिक्चर झूठ बोलेगा क्या? ऐसा जो डिवाइस है जो फाइनल इंजरी के बारे में बताता है, देखो ये सब जो चीजें है ना, ये रियल एविडेंस है, रियल 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 सचमुच का। यू नो अ मैन कैन लाई बट डॉक्यूमेंट कैन नॉट। तुम झूठ बोल सकते हो लेकिन कागज झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आपको कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको एडमिसिबल एविडेंस लाने पड़ेंगे। अगर जो एविडेंस एडमिसिबल यानी आपके फेवरेबल एविडेंसेस नहीं लेके आते हो, जब एक डॉक्यूमेंट होता है तो खाली क्या डॉक्यूमेंट होता है क्या, उसमें विटनेस नहीं होता, उसमें दो लोग ऐसे नहीं होते जो डॉक्यूमेंट को ये देते हैं, कहीं ना कहीं एक ग्रीन सिग्नल देते हैं कि यस इन दो पार्टीज के बीच में ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट हुआ है। तो प्राइमा फेसी क्या है, कोर्ट क्या देखेगी कि डॉक्यूमेंट सच्चा है कि इंसान सच्चा है। डॉक्यूमेंट सच्चा है यही कोर्ट पकड़ के चलेगी। और मैं आपको बता दूं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अभी देखो कभी कभी क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं कि सेल डीड करना है। आई टेल यू वन थिंग, इट इज वेरी 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 लॉ पॉइंट, अगर मैं कहूं तो ये एक लॉ पॉइंट है, कुछ इतना बड़ा ये नहीं है। कभी कभी कोई लॉयर्स क्या होते हैं ना, सेल डीड करने के बदले दे डू एग्रीमेंट टू सेल। नाउ व्हाई, मैं आपको बताऊं, क्योंकि क्या होता है ना, जो स्टैम्प ड्यूटी होती है, यू नो व्हाट इज अ स्टैम्प ड्यूटी, इट्स अ रेवेन्यू पेड टू द गवर्नमेंट, दैट्स कॉल्ड एज स्टैम्प ड्यूटी। तो ये जो स्टैम्प ड्यूटी होती है, हमें जो पे करना होता है, जो मुआवजा पे करना होता है, जो हम लोगों को, ये सारी चीजों की मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जब आगे जाके प्रैक्टिस करोगे या ये सब बातों को लेके आओगे तो कहीं ना रजिस्ट्रार्स जो होते हैं
नोटिस निकालते हैं। अगर आपने डेफिसिट स्टैम्प भरा है, आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी भरी हुई है डेफिसिट का मतलब होता है कम स्टैम्प ड्यूटी भरी है जितने के हिसाब से, क्योंकि जो वकील लोग होते हैं ना वो चालाक होते हैं। चालाक क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको क्या लगता है कि चलो यार कुछ ना कुछ अपने को भी मिलता रहेगा तो कर लेते हैं। जहां पर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो कुछ और ही डॉक्यूमेंट मार देते हैं, तो उसका जो प्रॉब्लम होता है वो क्लाइंट को होता है, उन्हें भारी पड़ता है ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं ये चीजों को लेकर समझो रजिस्ट्रार ने आपको एक नोटिस भेज दिया कि तुमने डेफिसिट स्टैम्प ड्यूटी भरा है। अब क्लाइंट क्या बोलेगा, भाई हमने तो जो बोला था हमने तो वही भरा है। तो उन चीजों की स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी का मतलब होता है कि जब डॉक्यूमेंट होने के बाद भी उस डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है और उनका पूरा स्टैम्प भरा है कि नहीं, वो सारी चीजें भरने के बाद में उनके ऊपर टैक्स लगता है। हर डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने स्टैम्प ड्यूटी भर दी तो स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर टैक्स तो भरना पड़ेगा। तुमको वो पैसा कहाँ से आया, तुम्हारा है कि चोरी का है ना? तो ये सारा का सामना जो आपको मामला आता है ना, ये कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में आता है, जो आपको मालूमात होना बहुत 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 जरूरी है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे केसेस है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को लेकर, कि जब हम एडमिशन की बात कर रहे हैं तो एडमिशन की बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, कंटेंट की बात तो होगी ना, मतलब कंटेंट्स है तो एडमिशन की बात ही हो रही है ना एडमिशन की। बाकी क्या बात हो रही है कि ट्रूथ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का एडमिशन नहीं हो रहा है, इसमें एडमिशन हो रहा है लेकिन यहाँ पर जो, क्योंकि मैंने आपको मुंह से बोल दिया कि जो डॉक्यूमेंट बोलेगा वही कोर्ट सुनेगा, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट डू समथिंग विच इज नॉट ओके। ठीक है, आया 61 समझ में? यस मैम। दोनों के दोनों वीडियो बंद करके बैठ गए, मेरे को समझा ही नहीं कि तुमको समझा कि नहीं समझा। यस मैम, आ गया समझ में। हम चलिए कुछ प्राइमरी एविडेंस पे आ जाते हैं। प्राइमरी एविडेंस ये बोलता है, समीरा आपको समझा ना? यस मैम। चलिए प्राइमरी एविडेंस की बात करते हैं। ये एक क्रूशियल एविडेंस है, ठीक है, वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। और डेफिनेशन होने दीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन होने दीजिए प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस। आज आप लिख के भेजना, मैं आप मुझे बोलो मैं 2 ही मिनट में अभी दे देती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं अभी क्या इंस्टेंट दे देती हूँ, पर मैं चाहूंगी आप लोग लिखो तो बहुत बेटर है। मैं मेरा एक काम करते हैं, मैं मेरी तरफ से भेजती हूँ, आप अपनी तरफ से लिखें। कॉपीड नहीं होना चाहिए, चीजें आपकी होगी। कैसे चलो मैम? अपन ऐसा भी कर सकते हैं। मैम कल भेज दीजिएगा, अभी मत भेजिए। नहीं अभी नहीं भेजू। मैम नहीं लिखना अभी क्या नहीं। है? डिफरेंस बिटवीन लिखना है प्राइमरी और सेकेंडरी में। हो जाएगा चलो ठीक है, अब मैम। आ पीडीएफ जाते फॉर्म हैं में कि प्राइमरी रिटन फॉर्म में? एविडेंस पे। क्या बोल रहा है वो? मैम पीडीएफ फॉर्म में कि रिटन फॉर्म खुद में? से लिख के पीडीएफ बना के भेजो। हाथ से लिखना है। चलो आ जाओ प्राइमरी एविडेंस पे आ जाओ। प्राइमरी एविडेंस, कोर्ट में डॉक्यूमेंट आपने लाया इंस्पेक्शन के लिए, यानी कि ओरिजिनल, ठीक है, जो हम है वो ओरिजिनल है, प्राइमरी ओरिजिनल ही होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड। फर्स्ट हैंड, सेकेंडरी को सेकेंड हैंड माल, ठीक है। यानी कि हम मोबाइल फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड लेते हैं ना, कि ये फर्स्ट हैंड है, जो न्यू होता है तो ये न्यू है, और ये क्या है, सेकेंड हैंड है। ये न्यू भी नहीं है, ये ओल्ड भी नहीं है, ठीक है। अब where a document is executed in several parts, अब यहाँ पे मैं आपको सर्वल पार्ट्स का मतलब बता देती हूँ। आगे जाने से बेटर है सर्वल पार्ट्स का मतलब मालूम होना चाहिए। जो मूर्तिकार होता है वो मूर्ति बनाता है, यू नो द स्टैच्यू इज मेड इन पार्ट्स। ऐसे थोड़ी होता है कि एक साथ ही बन जाता है, पहले मुंडी बनती है, फिर बॉडी बनती है, फिर हाथ बनते हैं, फिर टांगे बनती है। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, वो प्राइमरी नहीं हुआ, वो उसकी यस मैम। बॉडी अलग है,
उसकी मुंडी अलग है, उसकी टांगे अलग है, उसके हाथ अलग है, तो ये प्राइमरी एविडेंस नहीं हुआ? क्योंकि ये सर्वल पार्ट में इसको अपन प्राइमरी नहीं बोलेंगे क्या? एक राइटर होता है, वो एबीसी पार्ट में अगर कुछ बनाता है तो उसको अपन वन पार्ट में नहीं बोलेंगे। आज मेरे को ही पकड़ के चलो यार, मैं एविडेंस सिखा रही हूँ एक पार्ट में, दो पार्ट में, तीन पार्ट में, हूँ तो सेम ही ना यार, एविडेंस ही ले रही हूँ यार, प्राइमरी हो गया। सारी की सारी वॉल्यूम चीजें होती है। प्राइमरी चल रही है, सारी की सारी ओरिजिनल चल रही है, इसमें कुछ डुप्लीकेट है क्या? तो ये सर्वल पार्ट्स में तो होएगा ही ना जरूर एक साथ। अभी मुंडी कभी बनी, हाथ कभी, अभी गणपति जी है तो गणपति जी को जब उनका स्टैचू बनाया जाता है तो उनका पूरा बॉडी को तैयार होने में टाइम लगता है ना, पर जब स्टैचू इज रेडी, जब हमारे गणपति जी आते हैं यहाँ पर, तो वो एक ही साथ आते हैं ना, तो इट्स अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ना, इट्स अ प्राइमरी एविडेंस बिकॉज इट इज ओरिजिनल। गणपति जी को छोड़ के तो अपन ओरिजिनलिटी की बात ही ना करें, स्टैचू अगर बोले तो, है ना? तो यहाँ पर कुछ पार्ट 1 में बनाया जाता है, कुछ पार्ट 2 में बनाया जाता है, कुछ पार्ट 3 में बनाया जाता है, तो इसका मतलब वो प्राइमरी एविडेंस है, उसको थोड़ी सेकेंडरी एविडेंस में बोला। काउंटर पार्ट्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो समझो एक डीड है ना? डीड बोले तो सेल डीड, चलो सेल डीड लेते हैं। अब उस्मा ने एक सेल डीड बनाई, उसके बाद में वो सेल डीड बनाकर वो विक्की को भेजी कि तू साइन कर, ठीक है? पहला एक जो सेल डीड होता क्या है? हाँ चलो, अब ये नहीं पता सेल डीड क्या होता है तो आगे वरी कैसे जाऊं मैं। सेल, प्रॉपर्टी की जो सेल करते हैं उसके लिए जो बनेगी प्रॉपर्टी है कुछ भी जब चीज कोई को। प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है किसी पर्सन को, ठीक है, यानी उस्मा अपनी प्रॉपर्टी विक्की को बेचने के लिए तैयार है, ठीक है? तो इसको लेकर क्या प्रूफ है कि उस्मा ने अपनी डॉक्यूमेंट अपनी प्रॉपर्टी आपको बेची है? एनी प्रूफ कुछ है आपके पास? आप इतने, उस्मा इतनी दिलदार है क्या? हाँ ले, मेरा घर तेरे को दिया मैंने। एक एक पैसा लेगी, एक एक हिसाब करेगी और एक एक चवन्नी गिनेगी कि भैया ऐसा कैसा दूंगी मैं, मेरा घर है, तेरे को दे रही हूं, तो उसके लिए कुछ तो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। उस्मा का घर आपके नाम करने के लिए, अगर उस्मा अपना घर सेल कर रही है तो उसको लेकर ऐसे तो आपको पता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सीखने चाहिए। देन इफ यू डोंट नो दिस, पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, इरिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, सेल डीड होती है, एग्रीमेंट टू सेल होता है, मॉर्गेज डीड होती है, ऐसे एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो अपन रजिस्ट्रेशन में करते हैं। आई Yes, तो ma'am. वांट टू टेक अ लेक्चर ऑन दैट आल्सो कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमें कब करना चाहिए और कहाँ से। जैसे देखो, अब स्टैम्प ड्यूटी की बात करूं तो हर किसी स्टेट का एक रेडी रेकनर रहता है। रेडी रेकनर इज अ डॉक्यूमेंट विच स्पीक्स कि आपको आपके स्टेट के अकॉर्डिंग कितनी स्टैम्प ड्यूटी उस डॉक्यूमेंट पे लगती है। जैसे अभी गिफ्ट डीड की बात करें तो हमारे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारे स्टेट के अकॉर्डिंग समझो फैमिली टू फैमिली गिफ्ट डीड हो रही है, अपना बाप है अपने बेटे को गिफ्ट डीड करके दे रहा है, तो उसके ऊपर अपना जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू रहेगी उसके ऊपर 2% भरना पड़ता है। लेकिन अगर गिफ्ट अपना जो डैडी है वो सॉरी जो भी एक बंदा है किसी और को देता है, एनीबॉडी, इट कैन बी उस्मा, इट कैन बी विक्की, इट कैन बी एनीबॉडी, तो इट इज 6% एज पर माई स्टेट। तो आप लोगों के यहाँ पे भी रेडी रेकनर होगा जो आपको बताता होगा कि भैया आपको इतनी स्टैम्प भरनी पड़ेगी, उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना होगा। आपने वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर लिया तो कहीं ना कहीं आपके पास टाइटल आ जाएगा। टाइटल का मतलब होता है नाम आ जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टी, पहले तो देखो उस्मा की प्रॉपर्टी थी, उस्मा इज द फर्स्ट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, नाउ प्रॉपर्टी गेटिंग ट्रांसफर टू विक्की, तो विक्की इज द सेकेंड ओनर। समझे आप? फर्स्ट ओनर और सेकेंड ओनर क्या होता है? जो Yes, रियल ma'am. ओनर होता है यानी कि मकान मालिक, और मकान मालिक ने अपना घर विक्की को बेचा तो विक्की क्या हो गया? सेकेंड ओनर हो गया। जैसे हम टू व्हीलर खरीदने जाते हैं, कार लेने जाते हैं, तो मैं गई कार लेके आई, अब मुझे कार बेचनी है क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मेरा जो आरटीओ रिकॉर्ड रहता है, आपको पता होगा कि आरटीओ के वेबसाइट से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हु इज द फर्स्ट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय पुटिंग फुल प्रॉपर्टी का एमएच जो भी रहेगा आपका, एमएच दिस ईएक्स जो भी Yes, दो ma'am. इनिशियल्स रहते हैं, 7 जो भी गाड़ी का नंबर है, 1 2 3 4 जो भी रहेगा, उससे आप पूरे के पूरे डिटेल्स निकाल सकते हो कि फर्स्ट ओनर कौन था,
और उसके बाद अगर सेकंड ओनर है तो उसने किसको गाड़ी बेची है, आपको पता है ना, आरसीटीसी बुक रहता है उसके अंदर। आपको क्या करना रहता है, गाड़ी बेचने के ma'am. बाद में अपने सारे के सारे पेपर्स और सब कुछ हैंड ओवर करना पड़ता है, क्योंकि आप अपना जो प्रॉपर्टी है सामने वाले को बेच रहे हो, तो सामने वाला बोलेगा लिखा पढ़ी तो करके देना, ऐसा ही थोड़ी मैं तेरा डॉक्यूमेंट कर, ऐसा ही थोड़ी मैं प्रॉपर्टी दे दूंगा। तू कौन, मेरे को नहीं मालूम, तेरा क्या, मेरे को नहीं मालूम, तू कहाँ रहता, मेरे को नहीं मालूम, तो हम तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है। व्यवहार व्यवहार होता है, किस तरीके का भी व्यवहार करो। आज मैं आपको बताऊं, जनरली हम एमओयू करते हैं, बिफोर दिस हम लोग एमओयू करते हैं। आप मुझे भी की बोलेगा एमओयू का मतलब क्या होता है मैम? इट्स कॉल्ड एज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? वो जो उसमें बंटवारे के बाद लिखा रहता है कि हम सारे भाई जो है वो क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ वो सही से रहेंगे। Memorandum of understanding can be anything. It's not only the बंटवारा thing. It's not only about the partition. बंटवारे के लिए पार्टीशन डीड होती है, मालूम है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. फिर इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें मालूमात होनी चाहिए। बीइंग अ लॉयर इट्स नॉट इजी। ये छोटी छोटी चीजें, जो डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, प्राइमरी कौन सा होता है, ये तो यहाँ पे पढ़ लोगे, Yes. लेकिन जब कोर्ट में आप एज अ जज होके उस डायस पे बैठोगे ना, तो आप, मुझे ऐसे चाहिए कि आप सीखे होने चाहिए। यू शुड बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग। और क्या होता है, उधर बैठने के बाद हम सीखते हैं, वो नहीं चाहिए, यहीं से सीख लो सब कुछ। तो एक दिन अपन ऐसा लेक्चर रखेंगे जिसमें आपको मैं ये सारी चीजें ना और बताऊंगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट क्यों किया जाता है। आती है ना, हाँ, ड्राफ्ट में आएंगी ना मैम ये सारी सब चीजें, ड्राफ्टिंग्स ड्राफ्ट में एंड आएगी, सब सब ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग्स में आ जाएगा ये सब कुछ। आज 13B की पिटिशन फाइल करते हैं, म्यूचुअल कंसर्न डाइवोर्स। एक एक लॉ स्टूडेंट को, जैसे कि विक्की जो लॉ स्टूडेंट है, उसको स्टार्ट जो बेसिक करना चाहिए वहां से स्टार्ट करना चाहिए, जो कि मैं तो चाहती हूँ सिखाऊं। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि हर कोई डॉक्यूमेंट अगर काउंटर पार्ट में बनता है तो उसको भी अपन प्राइमरी एविडेंस में लेंगे, न कि सेकेंडरी एविडेंस बोला जाएगा। ठीक है, वो प्राइमरी एविडेंस आपको क्लियर कट समझा। नाउ सेकेंडरी एविडेंस। अब सर्टिफाइड कॉपीज क्या होती है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्टिफाइड कॉपीज। सर्टिफाइड कॉपीज इज द ओरिजिनल ऑफ द कॉपी, यानी समझो जो जजमेंट होती है, ठीक है, अ जजमेंट इज पास बाय उज्मा कोर्ट। ठीक है, अब इन मैडम ने जजमेंट दे दी, जजमेंट देने के बाद में जो ओरिजिनल कॉपी होती है ना, दैट इज विद द कोर्ट इटसेल्फ। आफ्टर दैट जो कॉपी जेरोक्स फॉर्म में बनती है, यस मैम, कॉपी जेरोक्स फॉर्म में बनती है, उसके ऊपर कोर्ट का सील होता है, कोर्ट का स्टैंप होता है, but still it is called as certified copy. Why certified? Because it does not bear the signature of the judge. ओरिजिनल सिग्नेचर अपने को नहीं मिलता, अपने को जेरोक्स के ऊपर ट्रू कॉपी करके दी जाती, जिसको अपन सर्टिफाइड कॉपी बोलते हैं। समझा सर्टिफाइड कॉपीज क्या होती है? तो ये yes, जो भी सेकेंडरी एविडेंस है, अब मैं आपको इस सेकेंडरी एविडेंस का रियल 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 चीज बताती हूँ, मैं रियल। अब आपने कुछ प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं कोर्ट के सामने, ठीक है। नाउ लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। एवरी डॉक्यूमेंट इज टू बी exhibited. Now what do you mean by exhibited? हर डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाता है, जैसे एग्जिबिट 1, 2, 3, हर जगह एग्जिबिट लगेगा, बट ओनली एग्जिबिट्स जो पढ़ता है वो प्राइमरी को पढ़ता है। सुन के ले लो, कान खोल के सुनो, मैं जो बोल रही हूँ ये बात। ओनली द डॉक्यूमेंट्स विच आर एग्जिबिटेड आर प्राइमरी। उसके बाद में मैंने क्या कहा, आपने कुछ प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में लगाए हैं, कुछ आपने सेकेंडरी लगाए हैं कोर्ट के अंदर, दोनों है, yes, ठीक है। तो यहाँ पे
प्राइमरी डॉक्यूमेंट को समझो ये बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, यस मैम। दिस इज अ बर्थ सर्टिफिकेट। इसको एग्जिबिट दिया गया नंबर 4, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब दूसरा अगर अपन इसमें सेल डीड बोलते हैं और ओरिजिनल है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, इसको पड़ता है एग्जिबिट नंबर 5। ध्यान से सुनो, समझने की बात है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, छोटा बच्चा भी रहेगा ना वो भी समझ जाएगा, ठीक है। अब ये प्राइमरी हो गया। अब जज मेरे को बोलेगा सेकेंडरी की क्या बात करती है, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, द टाइम इज ओवर। ओके मैम।